राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या अर्थ है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की पहचान क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लक्षण क्या है, विशेषताएं क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन, मीनिंग, नेचर, कैरेक्टर, आइडेंटिटी। तो आइए आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक नवीन और व्यापक विषय है। इसकी विषय वस्तु अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जहाँ तक सामान्य अर्थ की बात है तो एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र के साथ किस प्रकार के संबंध हैं, जब एक राष्ट्र को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्रों के संपर्क में आना पड़ता है, दूसरे राष्ट्रों के साथ मधुर या तनावपूर्ण संबंधों को अपनाना पड़ता है, या दुनिया में प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए जिस तरह के साधनों का तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। इस विषय में अलग अलग विद्वानों की परिभाषाएं हैं। जैसे हंस जे मॉर्गन तो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शक्ति संघर्ष के अलावा कुछ नहीं है। मॉर्गन तो मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध यथार्थवाद पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रत्येक राष्ट्र शक्ति के लिए संघर्ष करता है, वो और ज़्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहता है और ये यथार्थ पर आधारित है। यही वास्तविक सच्चाई है। दूसरी परिभाषा फेलिक्स ग्रास की है। फेलिक्स ग्रास मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विदेश नीति के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विदेश नीति का अध्ययन किया जाता है। एक देश के दूसरे देश के साथ किस प्रकार के संबंध हैं, एक देश दूसरे देश के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, एक देश के दूसरे देश के साथ किस तरह की संधि, समझौते, युद्ध या टकराव, तनाव, मधुर संबंध है। इसी को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की पहचान क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लक्षण क्या है, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति जो है वो काफ़ी व्यापक है, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले 50 वर्षों में, 50 से कुछ ज़्यादा समय में अंतर्राष्ट्रीय सतह पर बहुत सारे नव स्वतंत्र देश उभर कर के सामने आए हैं। इन नव स्वतंत्र देशों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बहुत ही व्यापक बनाया है। छोटे छोटे देश भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। लंबे समय से बहुत सारे देश ब्रिटिश साम्राज्य का शिकार हैं। ब्रिटेन से आज़ादी प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे इन नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका काफ़ी प्रभावशाली बना ली। जैसे एशियाई देशों में अगर देखा जाए तो चीन और भारत लगातार जो है हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। चाइना तो अमेरिका के बाद जो है नंबर 2 पर लगभग बना हुआ है, काउंटर बैलेंस कर रहा है अमेरिकन पॉलिटिक्स को, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ की हो या वैसे वैश्विक राजनीति की बात हो। तो इसी तरह से जो है एशियाई देशों के न केवल यूएनओ में बल्कि निर्गुट राष्ट्रों के आंदोलन नाम सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन और आसियान जैसे जो क्षेत्रीय संगठन हैं उनमें भी इन राष्ट्रों की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इन देशों की भूमिका ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति में बहुत सारे बदलाव किए हैं। विश्व के जितने विकसित देश हैं उनकी दृष्टिकोणों को परिवर्तन करने में इन नए देशों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति अगर हम देखें तो बहुत व्यापक है कि नए नए जो स्वतंत्र देश हैं उनमें
राजनीतिक, आर्थिक, औद्योगिक दृष्टि से वो राष्ट्र जो है निरंतर मजबूत हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अगर प्रकृति के बारे में देखें या पहचान के बारे में देखें तो बहुत ही यथार्थवादी दिखाई देती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति हमें यथार्थवादी दिखाई देती है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध पूरी तरह से शक्ति संघर्ष पर आधारित है। हंस जे मार्गेंथो ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि राष्ट्रों के मध्य संबंध शक्ति संघर्ष पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के जो तत्व है उसको इनकार नहीं किया जा सकता। शक्ति के अतिरिक्त जितने भी अन्य तत्व हैं उनका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति एक निर्णायक तत्व है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करता है। मार्गेंथो जैसे अन्य यथार्थवादी चिंतक भी मानते हैं कि राष्ट्रों के संबंध आदर्शवादी दृष्टिकोण पर आधारित नहीं हो सकते। राष्ट्रों के लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। इस संबंध में लॉर्ड पामर्स्टन का ही मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न तो कोई शत्रु है और न ही कोई मित्र है, बल्कि राष्ट्रीय हित स्थायी है जिन्हें राष्ट्रों को पूरा करना होता है। यानी पामर्स्टन मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र का शत्रु है न मित्र है, बल्कि उनके हित स्थायी है। मित्रता और शत्रुता स्थायी नहीं है। जिस राष्ट्र का जब जहाँ हित पूरा है वो उस राष्ट्र का मित्र बन जाता है। उदाहरण इसमें दिया जा सकता है कि 1971 के भारत पाक युद्ध में अमेरिका भारत के पक्ष में था, भारत के हितों के विरुद्ध था, लेकिन 2010 से लेकर अगर 23 तक देखें तो अमेरिका जो है धीरे धीरे भारत का मित्र बना है। भारत और अमेरिका संबंधों में काफ़ी प्रगाढ़ता आई है। तो समय के अनुसार राष्ट्रीय हितों की परिवर्तनशीलता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति भी वो लगातार बदलती रहती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विवादों का अस्तित्व है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति है कि इसमें विवादों का अस्तित्व है। विवाद पाए जाते हैं और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति से ही विवाद उभरते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 युद्ध हो चुके हैं। कारण क्या रहा? विशेष करके जो महत्वपूर्ण सबसे प्राइमरी जो कारण है वो जम्मू कश्मीर की समस्या है। जम्मू कश्मीर को लेकर के दोनों देश जो है एक दूसरे के साथ टकराते हैं और संबंधों में काफ़ी जो है तनातनी और तनावपूर्ण संबंध दिखाई देते हैं और कई बार युद्ध हो चुके हैं दोनों देश के बीच और आए दिन जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर भी जन धन की हानि होती है। कारण ये है कि एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ किसी न किसी नेशनल इंटरेस्ट के इशू पर तनाव बना रहता है, टकराव बना रहता है, विवाद कहीं न कहीं पाए जाते हैं। जैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना के साथ भी यही स्थिति है। लद्दाख को लेकर के, अरुणाचल प्रदेश को लेकर के भारत चीन संबंधों में तनाव बना रहता है और इन विवादों के जो तरीके हैं सॉर्ट आउट करने के वो शांतिपूर्ण तरीके भी है और हिंसक तरीके भी हैं। शांतिपूर्ण तरीकों में वार्तालाप है, मध्यस्थता है, सत्सेवा है, जांच है, पंच निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय कानून, कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये विवादों के समाधान के लिए शांतिपूर्ण तरीके हैं। दूसरी तरफ आर्थिक नाकेबंदी की जा सकती है, युद्ध किया जा सकता है, कई तरह के जो तरीके हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयोग में किए जाते हैं कि विवादों का किसी न किसी तरीके से समाधान हो। विवादों के शांतिपूर्ण तरीके से समाधान न होने पर अंतिम चरण युद्ध होता है। राष्ट्र परस्पर विवादों के कारण ही संघर्षरत रहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति जो है वो संघर्षशील की है, विवादों की रही है। एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ जल को लेकर, जमीन को लेकर, दूसरे भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक कारणों को लेकर के कहीं न कहीं इश्यू बना रहता है, टकराव बना रहता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति में हमें एक राष्ट्रीय हितों की पहचान भी दिखाई देती है।
ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पहचान है कि बिना राष्ट्रीय हितों के एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ किसी तरह का संबंध नहीं रखता। संबंध चाहे तनावपूर्ण हो, संबंध मधुर हो, किसी प्रकार के संबंध हो, संधि के द्वारा, समझौते के द्वारा, युद्ध के द्वारा या किसी एग्रीमेंट के द्वारा, हर तरीके से राष्ट्रीय हितों को ही प्राथमिकता दी जाती है। विश्व में प्रत्येक राष्ट्र अपनी विदेश नीति का निर्णय एवं क्रियान्वयन इस तरह से करता है कि उसके अधिकतम राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो। इस संबंध में पंडित नेहरू का भी कहना है कि किसी राष्ट्र की विदेश नीति का प्रमुख आधार उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा है। हर राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा चाहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर कोई टकराव है जम्मू कश्मीर को लेकर के, तो दोनों को नेशनल इंटरेस्ट है। दोनों के बीच जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर के टकराव बना हुआ है। तो प्रत्येक राष्ट्र की बदली राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए दूसरे देशों के साथ संबंध जो है बनाए जाते हैं। जैसे 1970 के दशक में भारत रूस संबंध मजबूत थे, लेकिन 2000 के दशक में आते आते रूस के साथ साथ भारत और अमेरिका संबंध भी मजबूत बने, जिसके प्रमुख आधार जो है भारत का राष्ट्रीय हित है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पहचान हम विदेश नीति की प्रतिक्रिया के तौर पर भी देखते हैं। विदेश नीति की प्रतिक्रिया के तौर पर हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति दिखाई देती है। एक राष्ट्र जिस तरह से अपने विदेश नीति का निर्माण व क्रियान्वयन करता है, प्रभावित राष्ट्र भी उसी विदेश नीति की प्रतिक्रिया स्वरूप अपने अपने विदेश नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करते हैं। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विद्वान फेलिक्स ग्रास का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विदेश नीति के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम विदेश नीति का अध्ययन करते हैं। एक देश दूसरे देश के साथ किस प्रकार के संबंधों को अपना रहे, प्रतिक्रिया भी होती है। भारत सरकार, भारत के नेता, भारत के प्रमुख व्यक्ति किसी प्रकार से पाकिस्तान के विरुद्ध को टिप्पणी करते हैं, तो उसी टिप्पणी पर जो है पाकिस्तान के नेता, वहाँ की सरकार इसी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। चीन कोई ऐसा निर्णय लेता है जिससे अमेरिका के इंटरेस्ट प्रभावित होते हैं, तो अमेरिका भी जो है उसी तरह की प्रतिक्रिया चाइना के अगेंस्ट दिखाता है। यानी इससे हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पहचान दिखाई देती है। विदेश नीति का पता चलता है कि एक देश की विदेश नीति किस प्रकार की है दूसरे देश के प्रति, उसी तरह का जो है प्रतिपक्षी राष्ट्र की ओर से प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति या उसकी पहचान जो है वो हम अक्षेत्रीय संगठनों के रूप में देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति उभरते हुए क्षेत्रीय संगठनों की राजनीति के रूप में भी देखा जाता है। जैसे दक्षिण एशियाई राज्यों ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना की। इस संगठन की स्थापना के पीछे भारत और उसके जो 7 पड़ोसी देश हैं, जिसमें पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, इन देशों के आर्थिक विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए और इन देशों के ओवरऑल क्षेत्र में डेवलपमेंट करने के लिए संगठन की स्थापना की गई थी, ताकि इन राष्ट्रों के अंदर शांति बनी रहे, इन राष्ट्रों की राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहे और राष्ट्र जो है निर्बाध गति से इस क्षेत्र में विकास को एक नई ऊंचाई दी। इसी तरह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने अपने क्षेत्रीय विकास के लिए आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशिया, इसमें कंबोडिया, वियतनाम, लाओस इत्यादि देशों का संगठन है। जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं वो अपने क्षेत्रों के लिए उन्होंने संगठन बनाया है। क्षेत्रीय संगठन में एक महत्वपूर्ण संगठन अफ्रीकन राज्यों का भी है। अफ्रीकन राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और विकसित करने के लिए अफ्रीकी एकता संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी की स्थापना की। ये अफ्रीकन राष्ट्रों की एकता का संगठन इसलिए बना है कि वो अपने इस संगठन के बल पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर सके।
इस संगठन को मजबूत करके सभी अफ्रीकन राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने सामूहिक हितों की पूर्ति करना चाहते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं और शक्ति के बल पर जो है अपनी संप्रभुता, एकता, अखंडता, राष्ट्रीय विकास और उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में और ज़्यादा वृद्धि करना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को गतिशील बनाने में क्षेत्रीय संगठनों की राजनीति जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति हम निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण में भी देख रहे हैं। 21वीं सदी में 2 विश्व युद्धों के बाद मानव जाति को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए विश्व के सभी राष्ट्रों द्वारा निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशन और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का एक बड़ा कारण जो है किसी तरह से दुनिया के अंदर शांति स्थापित करना है, दुनिया के अंदर सभी राष्ट्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, अंतर्राष्ट्रीय सतह पर मानवता की भलाई के लिए, मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना है। तो इसी दिशा में जो है दुनिया से हथियारों की दौड़ को समाप्त करने के लिए, हथियारों के प्रभाव को कम करने के लिए 1968 में NPT का गठन किया गया, जिसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों ने इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किए क्योंकि इसका जो है भेदभावपूर्ण जो है कन्वेंशन थी, इसके अंदर नियम थे। उसके बाद जो है बहुत सारी और अन्य नीतियाँ आई कि किसी तरह से जो है परमाणु अप्रसार की ओर बढ़ावा दिया जाए और इन्हीं तरीक़ों से जो है 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, जो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर है। इसको विश्व शांति का गांधीयन मॉडल कहते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि दूसरों को युद्ध से नहीं, दूसरों को प्यार से, प्रेम से जीता जा सकता है, हिंसा के द्वारा नहीं बल्कि अहिंसा के द्वारा हम पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं, पूरे विश्व की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, पूरे विश्व में मानवता का कल्याण जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए निशस्त्रीकरण और शस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति में हम निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण का अध्ययन करते हैं। इसमें लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं कि जिन राष्ट्रों ने परमाणु विस्फोट अभी तक नहीं किया, एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की, वो इसके ऊपर ना करें, और जिन्होंने न्यूक्लियर पावर गेन कर ली है वो दूसरे राष्ट्रों को इस संबंध में किसी प्रकार से टेक्नोलॉजी का जो है आदान प्रदान ना करें ताकि विश्व में शांति बनी रहे। और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रयास किए जाते हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका विध्वंस में नहीं, विनाश में नहीं बल्कि विकास में प्रयोग किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूक्लियर पावर को एनर्जी के तौर पर प्रयोग किया जाए, न कि उसके बम या विस्फोटक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति में इसका अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति में हमें एक प्रमुख जो पहचान है वो युद्धों के स्वरूप की है। पहले जो युद्ध होते थे वो बाउंड्री पर लड़े जाते थे, सेना युद्ध लड़ती थी, लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो युद्धों का स्वरूप बदल रहा है। इस तरह से इंटरनेशनल लाइन पर जो या किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय जो बाउंड्री है उसके ऊपर सेनाएं जो है मिल करके युद्ध नहीं कर रही, बल्कि युद्धों के स्वरूप में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है। अब युद्ध अस्त्र शस्त्रों द्वारा नहीं बल्कि युद्ध का स्वरूप आर्थिक, राजनयिक और सांस्कृतिक नियंत्रण में बदल गया। आर्थिक युद्ध क्या है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को कमज़ोर करना चाहता है, दबाना चाहता है, तो उसकी आर्थिक सहायता रोक देता है, उसके साथ व्यापार बंद कर देता है, उस पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा देता है। जैसे 1998 में भारत में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो परमाणु विस्फोट किए थे जिसे पोखरण 2 कहा गया, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा के विरुद्ध मानते हुए बहुत सारे विकसित राष्ट्रों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। उसके कुछ समय बाद पाकिस्तान ने परमाणु विस्फोट कर लिए थे और उन पर भी प्रतिबंध लगाए गए थे। तो कहने का अभिप्राय है कि युद्धों के स्वरूप में जो है काफ़ी परिवर्तन आ गया। एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए
दूसरे राष्ट्रों पर अनेक तरह के प्रतिबंध लगाता है, अनेक तरह के चेक एंड बैलेंस लगा देता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जैसे राजनयिक को अपने देश में वापस बुला लेना या शत्रु राष्ट्र के राजनयिक को निर्धारित समय में देश छोड़ने के लिए बोल देते हैं, तो ये एक तरीका है दूसरे राष्ट्रों की विदेश नीति को कंट्रोल करने का। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पहचान हमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के रूप में दिखाई देती है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है कि एक साथ जो है कई जो फैक्टर हैं वो प्रभावित करते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम केवल राजनीतिक संबंधों का अध्ययन नहीं करते, बल्कि भूगोल का भी अध्ययन किया जाता है, इतिहास का भी अध्ययन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, प्रशासन मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल राजनीति पर आधारित नहीं है, बल्कि दो राष्ट्रों के जो भौगोलिक आधार है, ऐतिहासिक आधार है, या अंतर्राष्ट्रीय कानून का है, या दो राष्ट्रों के बीच इकोनॉमी को लेकर के है, साइकोलॉजी को लेकर के है, उसकी नेशनल आइडियोलॉजी को लेकर के भी जो है संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक इतने युद्ध हो चुके हैं, इतना जनधन का विनाश होता है, उसके पीछे एक बड़ा कारण जो है भौगोलिक कारण रहा है, ऐतिहासिक कारण रहा है, जिससे जम्मू कश्मीर जैसी समस्या का अभी तक जो है पूर्णतः समाधान नहीं हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हम एकल अनुशासन के रूप में अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रों के बीच जो भौगोलिक कारण है, आर्थिक कारण है, धार्मिक परिस्थितियाँ पूरी तरह से प्रभावित होती है। जैसे धर्म के आधार पर अगर देखें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है, ये सभी इस्लामिक कंट्रीज़ का अपना एक संगठन है। इसी तरह से EU, यूरोपियन कंट्रियों ने अपना अलग संगठन बना रखा है, अफ्रीकन कंट्री ने OAU बना रखा है। तो एक साथ जो है कई तरह के कारण प्रभावित करते हैं। जैसे किसी देश के अंदर जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन अन्य फैक्टरों में राष्ट्र कमज़ोर है, तो दूसरे राष्ट्रों के ऊपर वो ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सकता। हम इसमें कई तरह के उदाहरण दे सकते हैं। इजराइल जैसा छोटा सा देश है और कई बार वो गल्फ कंट्री के साथ युद्ध कर चुका है, और युद्ध में वो लगभग उसी की जीत होती है। तो इजराइल का जो है भौगोलिक फैक्टर या उसका जनसंख्या का फैक्टर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो वार की जो रणनीति है, जो हथियारों की ऑपरेशन है, या उनकी जो सैन्य रणनीति है वो उत्तम तरीके की है। इसी कारण जो हर बार जो है युद्ध जीत जाता है, एक छोटा देश होते भी। यानी राष्ट्रों के बीच संबंध किसी एक कारण से नहीं बल्कि अनेक कारणों से जो है संबंध बनते हैं, बिगड़ते हैं, उनके अंदर टकराव होता है, तनाव होता है, फिर समन्वय होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम संप्रभुता का सम्मान करते हैं। ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति है कि स्वतंत्र राष्ट्रों की एकता, अखंडता का पूरी तरह से मान सम्मान किया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के बहुत से पराधीन राष्ट्र स्वतंत्र हो चुके हैं। इन राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी नव स्वतंत्र राज्यों का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मान सम्मान बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन 11 न्यास प्रदेश भी अब संप्रभु हो चुके हैं और पूरी दुनिया में राष्ट्र संप्रभुता का सम्मान करते हैं। जैसे इस समय जो UNO है वो दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें 193 देश हैं। UN का अपना चार्टर है, उसी के चार्टर को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में फॉलो किया जाता है। चाहे वो चाइना जैसा बड़ा देश हो, अमेरिका जैसा पावरफुल देश हो, या छोटे छोटे बांग्लादेश, नेपाल जैसे छोटे देश हों, सबके वोट की वैल्यू एक ही मानी जाती है। सबको एक यूनिट के रूप में गिना जाता है। एक कोई ये नहीं है कि कोई अगर वीटो पावर कंट्री को छोड़ दिया जाए तो हर तरह के इश्यूज में हर राष्ट्र का अपना एक प्रभावशाली योगदान रहता है, उनकी संप्रभुता का पूरा मान सम्मान किया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति जो है हमें संघर्ष की प्रकृति दिखाई देती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रकृति हमेशा संघर्ष की रही है। मार्गेंथो जैसे विद्वान अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग्स नेशंस में लिखते हैं कि राजनीति जो है वो शक्ति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति
जो है वो कुछ नहीं है, यह केवल शक्ति के लिए संघर्ष है। इसमें राष्ट्र जो है लगातार संघर्ष करते रहते हैं। अमेरिका और चाइना के बीच जो है तनातनी का टकराव का जो कारण है ताइवान को लेकर के, वो एक प्रकार से शक्ति संघर्ष है। शक्ति को लेकर के दोनों पक्ष लगातार जो है एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इसी तरह से हम दूसरे देशों को देखें, अरब इजराइल संकट भी जो है 1947-48 से विद्यमान है। लंबे समय से कई बार युद्ध भी हो चुके हैं और अरब इजराइल के बीच जो टकराव का एक कारण क्या है, शक्ति संघर्ष है। इस संबंध में माओवादी नेता चीनी नेता माओ का ही मानना है, माओ से तुम कहा कि शक्ति बंदूक की नाल से निकलती है। माओ का कहना है कि पावर जो है वो बंदूक की नाल से निकलती है, यानी जिस व्यक्ति के पास वेपन्स है, जिस व्यक्ति के पास पावर है, वही ज़्यादा प्रभावशाली है। वर्तमान समय में अरब इजराइल संघर्ष, भारत पाकिस्तान संघर्ष, अमेरिका उत्तर कोरिया तनाव, अमेरिका चीन तनाव, भारत चीन तनाव, चीन ताइवान तनाव का एक प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संघर्ष है। यानी दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं वो और ज़्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, और ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहते हैं, और ज़्यादा जो है वो दूसरे राष्ट्रों को अपने वश में, अपने नियंत्रण में करने का प्रयास करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति हमें जो है संघर्षशील दिखाई देती है। दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं वो लगातार प्रयास करते रहते हैं कि और ज़्यादा उन्हें शक्ति मिले। यूएनओ में जैसे वीटो पावर कंट्री है, उनके पास वीटो है और हर बार जो है जब भी वो वीटो का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब ये है कि और ज़्यादा वो शक्ति चाहते हैं, और ज़्यादा अपना प्रभाव है वो बनाए रखना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति में हमें गैर सरकारी संगठनों का महत्व भी दिखाई देता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में केवल सरकारी संगठनों का महत्व नहीं है, बल्कि जो गैर सरकारी संगठन है वो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति को प्रभावित कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति में परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन डॉक्टर विदाउट बॉर्डर है। ये डॉक्टरों का एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मरीज की संकीर्ण पहचान नहीं करता कि ये मरीज किस देश का है, किस राष्ट्र का है, किस धर्म विशेष से संबंध रखता है, किस क्षेत्र विशेष से, किस जाति विशेष से, किस लिंग विशेष से, किस गोत्र विशेष से, ब्लैक है या वाइट है, किसी भी प्रकार की संकीर्णता नहीं। इस जो संगठन है इंटरनेशनल लेवल पर, ये एक मरीज को मरीज के तौर पर देखता है और मरीज के दृष्टिकोण से उसका जो है ट्रीटमेंट करता है। तो इससे भी क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति जो है उसमें नवीन परिवर्तन आए हैं। विश्व बैंक है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव कल्याण हेतु आर्थिक सहयोग जारी रखता है। वर्तमान समय में हर क्षेत्र में बहुत सारे गैर सरकारी संगठन हैं जो मानव कल्याण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भूमिका निभाते हैं। जैसे रेड क्रॉस का है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, इस तरह के संगठन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता के कल्याण के लिए, मानवता की भलाई के लिए गठित किए जा सकते हैं। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि अक्सरस जो है वो अपने उद्देश्यों को ट्रांसपेरेंसी से हो सकता है पूरे करने में सक्षम ना हो, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव कल्याण के लिए, मानव भलाई के लिए बहुत सारे गैर सरकारी संगठन कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति पर प्रभाव डाल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति को उसमें परिवर्तन करने की चेष्टा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति, उनके लक्षण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विशेषताओं पर आधारित आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरा ये यूट्यूब चैनल है पॉलिटिकल साइंस वीडियो लेक्चर का, इसको सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि भविष्य में आने वाली हर नई वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।